लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने अभी तक 4 तरह के फंक्शनल आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये आपस में ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स एंड एल्कीन ऑक्साइड्स, ये आपस में ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। और स्मॉल डी पार्ट पढ़ा था कि एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर विथ ईच अदर। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्मॉल ई पे आते हैं। बोला गया एल्काइन एंड एल्काडाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2। बोला गया भैया एल्काइन जो है, ठीक है, एंड एल्काडाइन आर फंक्शनल आइसोमर। एल्काइंस और एल्काडाइंस अगर फंक्शनल आइसोमर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बार बार ये बात बोल रहे थे कि भैया आइसोमर्स होने के लिए फार्मूला जो है जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। वही बोला गया यहाँ पे CnH2n-2 जो एल्काइन का होता है, यही एल्काडाइन का भी होगा। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू हम लोग 4 रख लें तो हो जाएगा C4H6। इसको देखें तो ये बोल रहा है कि ये दो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, एक होगा एल्काइन और एक होगा एल्काडाइन। ओके, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया। इसे आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इसको, इसे पढ़ सकते हैं 1 ब्यूटाइन। अब क्योंकि ये एल्काइन है तो एग्जैक्टली ब्यूटाइन समझ में आता है। अब इसको अगर आप ढंग से देखें तो समझ में आ रहा है। ये जरा टर्म्स देखिए, डाईइन। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डाई का मतलब डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा हो। डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा हो तो इन द सेंस अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। जैसे ये ब्यूटाइन है, ऐसे इसमें अगर देखें 1 2 3 4 नंबरिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग IUPAC पढ़ चुके हैं तो उसी चीज़ों को हम लोग साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब ब्यूटाडाइन हमने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर में कि जब मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करते हैं, ओके, जब मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करते हैं मोर देन 2 टाइम्स, उस सिचुएशन में जो पेरेंट चेन होता है एल्क, दैट एल्क बिकम एल्का। तो यहाँ पे ब्यूट है तो ब्यूट ना लिख के ब्यूटा लिखा जाता है, ब्यूटा 1,3 डाईइन। तो 1 ब्यूटाइन एंड ब्यूटा 1,3 डाईइन आपस में ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है। जरा मैच कर लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखेंगे 3 2 5 1 6। ओके, यहाँ भी अगर देख लेंगे 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखेंगे 2 3 4 2 6, बिल्कुल। यानी 1 ब्यूटाइन एंड ब्यूटा 1,3 डाईइन ये आपस में भैया फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चंस इसमें कुछ इस तरह से जनरेट होता है कि कभी कभी आपसे फंक्शनल आइसोमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपसे लिखने का प्रयास करें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपाउंड व्हिच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाईइथाइल ईथर। कंपाउंड which is not isomeric with डाईइथाइल ईथर, इस तरह से। और एज यूजुअल जैसे हम लोग बात करते आए हैं अब तक कि हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसी के हिसाब से मैं 4 ऑप्शंस आपको लिखता हूँ।
सबसे पहला वन ब्यूटेनॉल, इथाइल, मिथाइल ईथर, सी ऑप्शन, 2 ब्यूटेनॉल, सी ऑप्शन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। जैसे आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट आइसोमेरिक विथ डाई इथाइल ईथर, इसका कौन सा आइसोमर नहीं है, ये पूछने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया उसका स्ट्रक्चर लाइन ड्रा करेंगे आप। डाई इथाइल ईथर का मतलब आप समझते हैं कि इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। ओके, अब डाई इथाइल ईथर को अगर देखें तो इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का प्रयास करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन अगर देखें 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, ओके 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी आइसोमर वही नहीं होगा भैया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे मैच नहीं करेगा। देखते हैं 1 ब्यूटेनॉल, यानी पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें, पहला ऑप्शन चेक करें 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, तो आप आसानी से देख सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल। अब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ये ईथर है, ईथर है, ये अल्कोहल है। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मतलब अगर ये ईथर है तो उसी का ये आइसोमर है, अल्कोहल आइसोमर है, तो पहला वाला तो आइसोमर है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एथिल मेथिल ईथर, एथिल, ओके एथिल बना दिया, मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अरे भैया इसमें तो गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ही कम नजर आ रहे हैं। जरा इसमें देखिए, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो आपको नजर आएगा C3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3, 3, 6, 2, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। भैया जो पूछा गया था उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं मैच करेगा तो फंक्शनल आइसोमर या कोई भी आइसोमर की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो बिना सोचे समझे हम ये बताएंगे भैया ये तो आइसोमर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो तेजी से चेक कर सकते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, इसी का पोजीशन आइसोमर है, अगर ये नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, अगर आपको लगता है कि इस पे थोड़ा सा डाउट है तो आप बना लीजिए। भैया इसमें ये आईपीसी नाम दिया गया, प्रोपेन कार्बन चेन है तो प्रोपेन कार्बन चेन मतलब 3 कार्बन का कार्बन चेन होगा। 1 मेथॉक्सी, भैया इसको कुछ इस तरह से लिखा है इन्होंने, इस तरह से आपको याद होगा ईथर एल्कोक्सी, याद है आपको? आईयूपीएससी में हम लोगों ने टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में इसे एल्कोक्सी बोला था, इसीलिए उन्होंने बोला इसे मेथॉक्सी, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, मेथॉक्सी प्रोपेन। जरा देखिए भैया इसमें क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जरा मैच कराइए। 1 2 3 4, बिल्कुल सही। 4 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच कर रहा, मतलब ये भी आइसोमर से। तो जो जैसा कि हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो अपना आइसोमर नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग विल बी, मतलब आपको इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का
आइसोमर्स बनाना है जिसमें क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो। तो शुरू करते हैं। बेंजीन रिंग होने के लिए सबसे पहले हमें बेंजीन बनाना पड़ेगा, बेंजीन बनाना पड़ेगा। अच्छा, बेंजीन बनाने के लिए हमने देख लिया कि 6 कार्बन तो हमारे इन्वॉल्व हो गए, लेकिन यहाँ पे 7 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ लगा दिया और NH नाइट्रोजन के साथ NH2 मेंटेन करते हैं, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग देखने का प्रयास करें। अब जरा मैच कराइए, 6 कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 7 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन जरा देखिए, एक यहाँ होगा, 2 3 4 5, 2 7 और 1 2 9, ये होंगे। अब ये कंपाउंड जो है हमारा बन गया है जिसमें बेंजीन रिंग है। अब जरा दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बनाएंगे, बस वही यार हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा है, फंक्शनल पढ़ा है, उसी को मिक्स मैच करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करें, NH2 का पोजीशन बदल दें, यहाँ से हटा के यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अब CH3 हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे यार, यहाँ से यहाँ पे, सॉरी यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ पे ले जाओगे फिर से वही स्ट्रक्चर घूम के आ जाएगा। यानी बार बार वही स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना हम लोगों को, बस ध्यान रखना है ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है जो पुराने किसी स्ट्रक्चर से मैच ना कर रहा हो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया, अभी तक हम लोगों ने बनाया 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन मतलब जरा देख के बताइए, 1 डिग्री अमीन में सारे के सारे कंपाउंड में क्या है NH2, NH2। नाम भी इसका आप जानते तो लिख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है। इसका नाम होता है बेंजाइल एमीन, इसका नाम होता है ऑर्थो टॉलुइडीन, इसका नाम होता है मेटाटॉलुइडीन, इसका नाम होता है पैराटॉलुइडीन। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा है। तो टॉलुइन क्या होता है, NH2 के साथ उसका क्या होता है, ये सब हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है। अब 1 डिग्री अमीन तो हमने सब बना लिया। अब क्या 2 डिग्री अमीन पॉसिबल है, क्या 2 डिग्री अमीन पॉसिबल है, देखते हैं। 2 डिग्री अमीन में अगर हम लोग नाइट्रोजन को बेंजीन से जोड़ के CH3 यहाँ कर दें, जरा देखिएगा, नाइट्रोजन को यहाँ ले आए, CH3 को यहाँ भेज दिए, ये बना। अब ये बनाने में तो बन तो गया, लेकिन फिर से मैच कराएंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, जरा देखिएगा। 6 बेंजीन के साथ 6 कार्बन, एक यहाँ 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 3 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी आइसोमर होगा, लेकिन ये क्या होगा, सेकेंडरी अमीन होगा। इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम होगा एन मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि जब सेकेंडरी अमीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को एन के साथ लिखते हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट को एन के साथ लिखते हैं। क्योंकि ये एनिलीन का डेरिवेटिव है तो लिख दिया एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। तो आपके पास टोटल कितने अमीन्स आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। मतलब सब के सब सेटिस्फाई हैं विद द बेंजीन रिंग, विद द बेंजीन रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी में अगर ये पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर विद द बेंजीन रिंग एंड आल्सो ऑल आइसोमर हैव प्राइमरी एमीन्स, तो आपको एक आंसर डिस्कार्ड करना पड़ता। क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में तब जब मेंशन कर देता ये ऐसे आइसोमर बताइए जो क्या हो, प्राइमरी एमीन्स हो। तो फंक्शनल आइसोमर को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट आइसोमर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जो सीक्वेंस में अपना चल रहा था। 4th नंबर था फंक्शनल आइसोमर, 5th पे आते हैं
मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये स्पेशल टाइप का आइसोमर है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही होता है, उसके साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। चेंज क्या होता है, उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो एल्किल ग्रुप्स लगे होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिख देंगे, ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बात देखेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब दो आइसोमर्स को मेटामेरिज्म शो करने के लिए उसके फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं आना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप बट एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप, बोला गया है एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड है जो ये शो करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इन ईथर्स शो करते हैं, और कौन कौन से, थायोईथर्स, एस्टर्स, सेकेंडरी एमीन्स, कीटोन्स एक्सेट्रा। ये बहुत ही फेमस फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं। किस टाइप का मेटामेरिज्म शो करते हैं और क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ईथर में कैसे मेटामेरिज्म शो करेगा और कौन से पेयर ऑफ ईथर आपस में मेटामेरिज्म होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, जैसे हमने कोई ईथर यहाँ पे लिखा, ये ईथर लिखा, अब इसी के साथ एक ईथर मैंने और लिखा, ये लिखा। जरा इन दोनों को ढंग से देखिए, इन दोनों को अगर आप ढंग से देखेंगे तो इन दोनों को ये बात देखा जाएगा कि इन दोनों में फंक्शनल आइसोमर, इसमें क्या है ईथर, इसमें क्या है ईथर, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को यार बार बार हम लोग ये चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा तभी आपको वहाँ इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आइसोमर्स पढ़ रहे हैं यार, आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप की गलती हम लोग नहीं कर सकते कि कोई आइसोमरिज्म हम लोग करने का प्रयास कर रहे हो और उन दोनों पेयर ऑफ आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम ना हो। तो ये बात ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी कि यार जब आइसोमर के बारे में बात की जा रही है तो ऑब्वियसली कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम ही होगा। अब हम लोग मेटामेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि ये दोनों पेयर आपस में मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में बोला गया फंक्शनल ग्रुप सेम है, बिल्कुल सही, इसमें भी ईथर इसमें भी ईथर, मतलब दोनों पेयर में ईथर ही फंक्शनल ग्रुप है। बट एल्किल ग्रुप अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, ध्यान दीजिएगा यही की पॉइंट है। एल्किल ग्रुप जरा आप देख पा रहे हैं तो इसमें एल्किल ग्रुप कौन सा है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है। इसमें एल्किल ग्रुप क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। बट एल्किल ग्रुप अटैच, जरा इसमें देखिएगा इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ, मिथाइल और प्रोपाइल, इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ, इथाइल इथाइल। तो इसमें जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन से वो अलग है, इसमें जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन से वो अलग है। यही भैया बताता है कि ये दोनों पेयर आपस में क्या है, मेटामर्स है। बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई परेशानी है, कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और ज़्यादा है। जरा चेक करके बताइए क्या ये दोनों भी आपस में मेटामर्स हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, यहीं भी 10 हाइड्रोजन, यहाँ भी 10 हाइड्रोजन, वहाँ भी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्वियसली फिर से सेम है। अब वही बात है, फिर से उसी एल्किल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उस फंक्शनल ग्रुप के अबाउट जो एल्किल ग्रुप है उसी के बारे में बात करना है। इसमें आपको लगा हुआ आइसोप्रोपिल, यहाँ मेथिल, यहाँ दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एथिल। आइसोप्रोपिल, मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, मतलब फिर से दोनों पेयर में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्किल ग्रुप अलग अलग है। दोनों पेयर में फंक्शनल ग्रुप जो एल्किल में लगे हुए हैं उसके अराउंड जो एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग है। तो ये आपस में फिर से क्या है, मेटामर्स। तो ये रहा ईथर के बारे में। थायो ईथर क्या होता है भैया, ईथर इसमें भी है लेकिन एक टर्म्स आया है थायो, आप पढ़ेंगे आगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा पहले कभी, कि भैया जब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है सल्फर से
तो उसका नाम बदल जाता है ईथर से थायो ईथर, चाहे जहां भी वो जिस समय ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा सल्फर से, उसे एक टर्म से दिया जाएगा थायो। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए अभी भी ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया, सल्फर आ गया, तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही ये भी आएगा। जैसे हम लोग सिंपल ईथर के बारे में बात कर रहे थे, वैसे थायो ईथर में भी वही चलेगा, वही ट्रेन चलेगा। यहाँ पे भी अलग अलग है, तो ये आपस में भी क्या है, मेटामर्स है। अगर हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे आए, दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा गया था एस्टर। एस्टर में जरा देखते हैं किस तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। एस्टर में, एस्टर फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, ये एस्टर है। जरा देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में, दोनों को भी आइसोमर होने के लिए, मेटामेरिज्म होने के लिए, खासकर मेटामेरिज्म होने के लिए क्या बात सेम होनी चाहिए, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो आप चेक करिए, चेक करके आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। यानी दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो अब एल्किल ग्रुप देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है, एक तरफ एथिल, एक तरफ क्या लगा हुआ है, मेथिल। इसमें जरा देखिए क्या लगा हुआ है, एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल। लोगों को डाउट होता है, सर इसमें भी एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल, सर इसमें भी एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल, तो ये क्या सेम है? क्या सेम है? नहीं सेम है, ये भैया अलग अलग एल्किल ग्रुप है। नहीं, अगर आपको लगता है कि दोनों सेम है तो जरा नाम लिख के देख लो, इसका क्या लिखोगे, एल्किल एल्केनोएट के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, मेथिल 1 2 3 मेथिल प्रोपेनोएट। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं एल्केनोएट। इसका नाम क्या लिखोगे, 2 कार्बन की चेन, इसका नाम लिखोगे एथिल एथेनोएट। अरे क्या दोनों नाम सेम है? क्या दोनों नाम सेम है? अरे नहीं, जब नाम सेम नहीं है तो फिर दोनों स्ट्रक्चर कैसे सेम हो सकते हैं? लेकिन क्या सेम है इसमें, आखिरी में सफिक्स O8, और दोनों में सफिक्स सेम होने का मतलब भी समझ में आता है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आपस में ये दोनों भी कौन से आइसोमर्स हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स, मेटामर्स है। तो इसी तरीके से हमें मेटामर्स चेक करना होता आपस में कौन कौन से कंपाउंड। अब अगला एग्जांपल लेते हैं जो बोला गया इसमें, सेकेंडरी एमीन्स, कि ये भी आपस में मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें, CH3 जरा देख के बताइए, देख के बताइए दोनों में क्या फर्क है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पे भी सेकेंडरी अमीन NH प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेकेंडरी अमीन NH प्रेजेंट है। डिफर क्या कर रहा है भैया, डिफर कर रहा है एल्किल ग्रुप। इसे क्या पढ़ लेंगे, N मेथिल प्रोपेनामाइन। इसे क्या पढ़ेंगे, N एथिल एथेनामाइन। समझ रहे? तो अभी भी एल्किल ग्रुप इसमें अलग अलग है, इसमें अलग अलग है, तो ये पेयर आपस में एक दूसरे के मेटामर्स। कीटोन्स के बारे में बात करते हैं। इन दोनों को आप आराम से देखिए, इन दोनों में अगर आप देख रहे होंगे, दोनों के दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। दोनों के दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। कीटोन्स CO, इसमें भी CO फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी CO फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। अब उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो एल्किल ग्रुप लगे हैं, यही तो डिफर करना चाहिए, यही तो डिफर करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 एग्जांपल्स में यही बात कर रहे हैं कि अगर उस कंपाउंड को मेटामेरिज्म शो करना है तो क्या सेम होना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना पड़ेगा, डिफर क्या करना पड़ेगा, डिफर करना पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप। अब जरा देखिए इसमें क्या लगा हुआ, इसमें लगा हुआ है प्रोपिल, इसमें और मेथिल। इसमें क्या लगा हुआ है, एथिल एथिल। गुड, यही तो हम चाहते हैं कि उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप है वो क्या हो, अलग हो, क्या हो, अलग हो। ये बात तो समझ में आता है। तो ये मेटामर हो गए। नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा लिखिए इसका नाम, 1 2 3 4 5। कीटोन का नाम लिखते समय कौन, कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओन, बिल्कुल सही। तो इसका नाम लिखेंगे 2 पेंटेनोन। इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या लिख देंगे, 3 पेंटेनोन।
दोनों का नाम लिखते कुछ चीजें आपको समझ में आई, कुछ चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इन दोनों के नाम को लिखने के बाद, कुछ फील कर पा रहे हैं। पेंटेनोन, पेंटेनोन, यहां 2 है, यहां 3 है, क्या बदल रहा है? पोजीशन बदल रहा है। कुछ याद आया आपको? बिल्कुल, पोजीशन आइसोमर में भी तो यहाँ पे खुशबू आ रही है कि भैया ये पोजीशन आइसोमर भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कीटोन ऐसा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करने के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी शो करता है। तो ये बात आपको पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट इन बोथ आइसोमेरिक फॉर्म, मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमर्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इस बात को। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन आर मेटामर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस तरह से क्वेश्चन राइज होंगे आपके एग्जाम में, उस पे वापस आते हैं। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कीटोन के बारे में, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन आर्स, किस तरह का आइसोमर से दोनों आपस में शो करेंगे। तो आसानी से इसे आप देख सकते हैं 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन को, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट एग्जाम्पल लिया था। 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, और साथ में ही अगर 3 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो इन दोनों को आप ऑब्जर्व करें, देखते ही समझ में आता है कि 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन पोजीशन आइसोमर तो होना ही होना है। ये साउंड से ही क्लियर आ रहा है कि पेंटेनोन पेंटेनोन सेम है, केवल पोजीशन बदल रहा है, 2 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 3 हो रहा है। और अब ये बात बहुत केयरफुल ध्यान रखेंगे कि जब मल्टीपल चॉइस होगा तो भैया एक ऑप्शन और टिक करना पड़ेगा। कौन सा? मेटामर्स। क्योंकि कीटोन ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि जिसमें दोनों टाइप के आइसोमर पॉसिबल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों ने काफी हद तक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ लिया था। अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप देखेंगे। तो देखिए क्या बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के टोटल कितने स्ट्रक्चरल पॉसिबल। तो अगर आप इसको देखें, अब हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, अब या तो सब कुछ याद हो या तो सोचने का प्रयास करें। तो इस तरह से C4H10O, अगर इससे देखें तो किससे रिजेंबल कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस जनरल फार्मूले से, CnH2n+2O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का ये जनरल फार्मूला है जो मैच कर रहा है। अगर स्मॉल n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो ये दोनों आपस में आ जाएंगे। और हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जनरल फार्मूला किस किस कंपाउंड का होता है, किस किस फंक्शनल ग्रुप का होता है, एल्कोहल एंड ईथर। यानी C4H10O के आपको 2 तरह के आइसोमर्स बनाना है। पहले जितने एल्कोहल पॉसिबल हो ये आप बना लीजिए, उसके बाद जितने ईथर पॉसिबल हो ये बना लीजिए, और दोनों को सम अप कर दीजिए। जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए शुरू करते हैं। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि एल्कोहल कितने होंगे। तो 4 कार्बन है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल बना दिया, ब्यूटेन 1 ऑल बना दिया। अब क्या कर दें, इसका पोजीशन बदल दें, इसका पोजीशन बदल दें, ब्यूटेन 2 ऑल बना दें। क्या ब्यूटेन 3 ऑल बना सकते हैं? क्या ब्यूटेन 3 ऑल बना सकते हैं? नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे आपने OH को यहाँ किया तो ऐसे नंबरिंग इधर शुरू हो जाएगी। जो ब्यूटेन 3 ऑल जिसे आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो वो एक्चुअली ब्यूटेन 2 ऑल है। अब पोजीशन आइसोमर इसका बन नहीं सकता, इसका पोजीशन आइसोमर बन नहीं सकता। क्या चेन आइसोमर बन सकता है? हाँ बन सकता है। अभी 4 कार्बन का पेरेंट चेन है हर जगह, 3 कार्बन का कर देते हैं, बन गया, बन गया। अब ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन जो अभी आया, अब इसमें भी OH की पोजीशन बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे है OH, यहाँ पे कर दें, ये बन गया। अब जरा देखिए, क्या अभी भी किसी का पोजीशन बदल सकते हैं? नहीं, अब किसी का पोजीशन बदल नहीं सकते भैया। यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के टोटल 4 एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमर आएंगे, जिसमें ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल और ये टर्शरी अल्कोहल। अब ये कैसे यार प्राइमरी है, कैसे सेकेंडरी, टर्शरी है, ये हम लोग बात कर चुके हैं।
आइसोमेरिज्म में 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल टोटल कितने आ गए? 4 अल्कोहल आ गए। अब ईथर के बारे में बात करते हैं, कितने ईथर बनेंगे भैया? ईथर्स को अगर हम लोग देखें तो ये ईथर बन गया। अच्छा, ईथर्स को ईथर में बनाने के लिए हमें क्या और ज्यादा सोचने की जरूरत है? नहीं, बस मेटामॉर्फिज्म बनाइए, क्योंकि ईथर हर किसी में रहना पड़ेगा। तो उसका दूसरा ईथर ये बना दिया। देखिए और क्या कर सकते हैं, बस आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें स्ट्रक्चर बदल जाए। और नाम तो आप जानते ही हैं, नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और साथ साथ लिखते भी रहना चाहिए, क्योंकि IUPAC एक ऐसा चैप्टर है यार जिसे फुर्सत में बैठ के पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, शुरुआत में हम लोग सीख रहे थे, पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया, लेकिन पूरे साल आपको जो भी 8 महीने 10 महीने पढ़ना है, उसमें यार ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जिसमें आप नॉमेनक्लेचर के लिए तैयारी करें कि मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा, इस दिन मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ूंगा। बहुत ही मतलब अजीब टाइप का है। क्यों? क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, और जैसे आपके सामने कोई स्ट्रक्चर आ रहा हो तुरंत आप क्या करें, उस स्ट्रक्चर का नाम लिख लें। इससे क्या रहेगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके हमेशा टच में बना रहेगा। मेरे लिए यार पॉसिबल नहीं कि मैं बार बार चीज़ों को लिखूं, आप अपने जहाँ मेंशन कर सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, इसमें क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसमें क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही है 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी एथेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे करके नाम लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ईथर 3, यानी अल्कोहल 4 आ गए, ईथर आ गए। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 4 + 3 = 7। तो ये आपका 7 आंसर आया, यानी यहाँ पे आप क्या 7 फिलअप करेंगे, जो भी आपका आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे 7 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके वेरिएशन पूछा जाता, द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। कितने प्राइमरी अल्कोहल पॉसिबल होंगे? तो भैया 2 ही प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह से, या इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O एक्सक्लूडिंग ईथर्स। मतलब कितने आइसोमर पॉसिबल हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के, ईथर को काउंट ना करते हुए। तो भैया केवल अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। इंटीजर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, उसे आप देखिएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, केयरफुली पढ़ेंगे। बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विथ मिथाइल विनाइल ईथर। इस कंपाउंड का कौन सा आइसोमर है, इस कंपाउंड का कौन सा आइसोमर है, मतलब वो जो कंपाउंड दिया गया है वो किसका आइसोमेरिक फॉर्म भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात भैया इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसा कि मैंने हमेशा बोलता आया हूं कि ऑर्गेनिक में नाम के साथ स्ट्रक्चर के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आपको कॉमन नेम नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तो आप केमिकल रिएक्शन हो या आइसोमर्स हो, आप वहां पे फंस जाएंगे। तो जब आपको बताया जाए कि भैया ये कॉमन नेम है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस कॉमन नेम को आप आसानी से मेंशन करें। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल विनाइल ईथर दिया गया। अब ये नाम थोड़ा सा अजीब है, मिथाइल है, विनाइल है, ईथर है, तो हर किसी को आसानी से पता नहीं चलता। अब जैसे अब आपके लिए आसान है, क्यों, ईथर है भैया, तो ईथर में तो ऑक्सीजन तो होना ही होना है। बोला है मिथाइल है, तो भैया ठीक है, एक तरफ मिथाइल है। विनाइल है, तो अब कोई विनाइल पता होना चाहिए। किसी समय हमने आपको, मैं याद दिलाऊं तो किसी समय मैंने बताया था कि भैया CH2 डबल बॉन्ड CH, इस स्पेशल टाइप के ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और एलाइल भी उसी समय मैंने बताया था आपको कि बस एक कार्बन बढ़ जाता है विनाइल से, इसे बोलते हैं एलाइल ग्रुप।
तो विनाइल, एलाइल ये दोनों कॉमन नेम हैं और फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चन में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये कंपाउंड दिया गया, बोल रहा भैया किसका आइसोमर है, ये बताना आपको। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का प्रयास करें तो कितने कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1 4 2 6, H6, ऑक्सीजन कितने हैं। अब यार इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें तो कुछ CN, इसका ट्वाइस हाइड्रोजन यानी H2NO है, यानी जो गिवन नेम है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ये है और उस स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, और जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है उसका ये जनरल फार्मूला है। जरा आप याद करके बताइए कि जब हम लोग ये जनरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, तो ये किस किस कंपाउंड का जनरल फार्मूला है, जरा याद करके बताइए। अगर याद आ गया तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर ये तो आपने बताया था एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, एल्कीन ऑक्साइड, ये सब कंपाउंड जो है इस जनरल फार्मूला इसी का होता है CnH2n+2, यानी एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर। अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है, अगर अल्कोहल है तो क्या अनसैचुरेटेड ईथर नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड अल्कोहल अगर है तो अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे है। अब जरा देखते हैं किसमें, प्रोपेनल, ये क्या होता है प्रोपेनल। प्रोपेनल अगर आप देखें तो CH3, CH2, CHO, प्रोपेनल। जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखिए, C3H 3 2 5 1 6 H6O। अरे भैया ये तो पहले वाले से ही मैच कर गया, मतलब यही इसका आइसोमर है। ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ऑल है, ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो भैया बताता है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इस जनरल फॉर्मूले के कोई भी अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट भी करता है तो कौन सा, अनसैचुरेटेड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड उसमें होंगे, लेकिन ये तो केवल बता रहा है अल्कोहल है, तो ये नहीं होगा। ये क्या बता रहा है, एथिल मेथिल ईथर। जब अल्कोहल नहीं है तो ईथर कैसे हो सकता है, प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ पे भी अल्कोहल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन में आपको की पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि अगर आपको कंपाउंड दिया जाए, उसके आइसोमर्स पूछे जाए, तो उस कंपाउंड जो आपको दिया गया है उसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे और उसी के साथ चारों ऑप्शन को ढंग से देखेंगे, उसके ऑप्शन को मैच कराएंगे। तो इसी के साथ भैया मेटामेरिज्म को हम लोग खत्म करते हैं और अगले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे वापस आते हैं। 6 नंबर के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे वापस आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉटोमेरिज्म। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉटोमेरिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर मैं पूछूं थोड़े से बेटर लेवल की बात, मतलब आईटी के एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो टॉटोमेरिज्म का यूज हर अच्छे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करा ही लेता, कहीं ना कहीं उसका जिक्र रिएक्शन में ही आ जाता। तो टॉटोमेरिज्म को थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है। टॉटोमेरिज्म एक्चुअली क्या है इसको भी जानने की जरूरत है। तो इसमें आप लिख लेंगे पहले, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा भैया, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोला गया इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, मतलब ये भी फंक्शनल आइसोमर है लेकिन थोड़ा सा अलग, स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है इन व्हिच टू फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। बोला गया कि भैया दो फंक्शनल ग्रुप एक इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फॉर्मेट में चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होगी उसी के हिसाब से बैकवर्ड फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। टॉटोमेरिज्म कई तरीके के होते हैं, इसमें हम लोगों को कई सेक्शंस कई पार्ट पढ़ने हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जिसमें हम लोगों ने स्मॉल ए लिखा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जैसे कि मैं बता रहा था यार कि टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, उस टॉटोमेरिज्म में ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके और जो 4-5 पार्ट हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता रहता है एग्जाम में। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई कंपाउंड ये है,
इसमें अगर आप देखें तो CO फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस को आप जानते हैं OH माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एसिड मतलब H प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोला गया है कि ये इसी को हम लोग यार इन जनरल कीटो बोल रहे हैं, कीटो फॉर्म बोल रहे हैं, इसको इनॉल बोल रहे हैं, इनॉल, कीटो और इनॉल मतलब। और इसे आप पहचानते ही हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे, इक्विलिब्रियम साइन होता है, इक्विलिब्रियम साइन होता है। अगर कोई कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड कैटलिस्ट, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आई रिपीट, अगर कोई कीटो फंक्शनल ग्रुप इनॉल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड कैटलिस्ट, उस प्रोसेस को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप दिस इज ओके। अब यार ये होता कैसे है, इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये होता कैसे है, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डायरेक्टली करते हैं। जैसे कि कीटो की बात करें तो क्या ये कीटोन है? हाँ, एसीटोन, एसीटोन कीटोन है। दूसरे शब्दों में बोलें कि ये स्मॉलेस्ट कीटोन है। ये बात ध्यान रखेंगे भैया, कभी कभी कीटोन का नाम नहीं दिया जाएगा, उसे छुपा के बोल दिया जाएगा ये अननोन स्मॉलेस्ट कीटोन। अननोन स्मॉलेस्ट कीटोन का मतलब है भैया एसीटोन। एसीटोन को अगर हम लोग एसिड और बेस कैटलिस्ट में रिएक्शन कराते हैं तो इसका इनॉल किस तरह से होगा? इसका इनॉल इस तरह से होगा, कीटो कन्वर्ट हो गया इनॉल में। इनॉल को अगर आप ऑब्जर्व करें यार तो इनॉल नाम में इसके जरा देखिए क्या है, इनॉल। इनॉल को जरा आराम से टुकड़ों में देखिए तो इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा क्या? इन। और क्या नजर आ रहा? ऑल। अब इन दोनों को जब जोड़ के लिखा जाता है, मैंने बताया था कि जब दूसरा वॉवल स्टार्ट हो तो पहले वाले के वॉवल्स को से ई हटा देते हैं, तो यहाँ पे ई रिमूव कर देने से हम लोग लिखते हैं इनॉल। अब यार इसको टुकड़े में हम लोगों ने क्यों देखा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें इन भी प्रेजेंट हो, इन बताता है डबल बॉन्ड और ऑल बताता है OH, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें इन भी प्रेजेंट हो और ऑल भी प्रेजेंट हो, मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन भी प्रेजेंट हो और अल्कोहल भी प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं? इनॉल। तो साउंड इज ओके कि इनॉल किसे आप बोलते हैं? डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और OH भी प्रेजेंट हो, और जैसा ही प्रेजेंट भी है देखिए इन ऑल, तो इसी को इन शॉर्ट इनॉल बोला गया और ये कीटो बोला गया। समझ रहे आप? तो इस प्रोसेस को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोल रहे हैं। अब ये जो कैटलिस्ट दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, इसका यूज क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस बेस कैटलिस्ट या एसिड कैटलिस्ट का सेंस क्या होता है और ये यूज कैसे होता है। यानी हमें मैकेनिज्म के पास जाना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये दिया गया, अब इसमें OH जो है वो एज ए बेस ट्रीट किया जाएगा। अब बेस का काम क्या होता है यार? H प्लस कंज्यूम करना, H प्लस एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो क्या करेगा? इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो बगल वाला कार्बन, इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन होगा, उस अल्फा कार्बन को से H ये निकालेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं CH2H, तो इस अल्फा कार्बन से ये H यहाँ से निकालेगा। अगर H निकालेगा तो ये बनाएगा H2O, क्योंकि OH माइनस से H आएगा तो H2O बनेगा। और जरा देखिएगा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 माइनस ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि एक रूल होता है कि निगेटिव चार्ज होल्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड को रेजोनेंस करा के ऑक्सीजन में पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा,
अब क्या करेगा, ये दोनों, ये भैया जो साइन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साइन है, मतलब दोनों तरफ एरो दिखाते हैं, यहां से यहां कन्वर्ट होने का प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। अब इसमें क्या होगा, अब आप देख रहे होंगे कि रेजोनेंस हो चुका। अब यहाँ पे वाटर जो वहां पे फाइनली बना था वो डिसोसिएट होगा H प्लस OH माइनस में, और फाइनली यहाँ पे H प्लस पहुंच जाएगा। H प्लस पहुंच जाएगा, क्या बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और क्या बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा। तो जरा देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने कीटो से शुरुआत किया था, कहाँ पे खत्म किया, इनॉल पे खत्म किया। यही तो हम लोग कर ही रहे हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में, कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। यहाँ पे बेस कैटलिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OH माइनस इनिशियली जैसे यूज हो रहा है वैसे फाइनली प्रिपेयर हो गया है, यानी OH का यहाँ फंक्शन है रिएक्शन को कंप्लीट कराना, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिज्म था। अगर हम लोग इसी में दूसरे मैकेनिज्म की बात करें, दूसरे मैकेनिज्म का मतलब क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यानी H प्लस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो तो क्या मतलब है। इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर आपको H प्लस दिया जा रहा है तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट प्रोटॉन है, तो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अगर ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बॉन्ड कैरी करेगा, इसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ट्रांसफर करेगा। अब क्या करेगा, आखिरी स्टेप फिर से वही कि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन से फिर से एक H रिमूव होगा। अच्छा, H रिमूव होगा तो जरा देखिएगा H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, और ये माइनस के फॉर्म में, और ये प्लस फॉर्म के में रिमूव होगा तो यहाँ पे आएगा निगेटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, जब ये प्लस निकलेगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके एक नया बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, CH-OH डबल बॉन्ड CH2, और जो H प्लस निकला वो यहाँ निकला। तो अगर आप देखें तो फिर से वही प्रोसेस हुआ, हम लोगों ने कहाँ शुरू किया था, कीटो से शुरू किया था, कहाँ ख़त्म किया, इनॉल पे ख़त्म किया। और फिर से अगर आप देखें यहाँ पे हम लोगों ने एसिड कैटलिस्ट लिया, H प्लस शुरुआत में यूज किया और वही H प्लस आखिरी में प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे दोनों बातें आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए कि कैटलिस्ट चाहे एसिड हो या बेस हो, जब वो टॉटोमेरिज्म होगा तो दोनों में प्रोडक्ट जो फाइनली आएगा, इनॉल फॉर्म जो फाइनली आएगा या कीटो फॉर्म जो फाइनली आएगा इनॉल से, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे ये है, अगर मैं पूछूं इसका टॉटोमेरिज्म कराना है, क्या इसका टॉटोमेरिज्म कराना है? अब इसका टॉटोमेरिज्म कराने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा H यहाँ से रिप्लेस होगा और वो OH के पास पहुंचेगा। तो जरा देखिएगा, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन एक ही तो है, तो यही अल्फा कार्बन क्या करेगा, OH से हटेगा। तो आप अगर देखें तो OH से हटने के बाद यहीं से H2O बनेगा, और उसी कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आ गया। और यही निगेटिव क्या करता है, डीलोकलाइज करता है कार्बोनिल के डबल बॉन्ड के साथ, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होता है, ये बन गया। और अब फाइनली क्या होता है, इसी पे वो जो वाटर होता है वो अपना क्या देता है, H प्लस दे देता है, तो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड OH एंड H, और फाइनली आप यहाँ पे क्या रह जाता है, OH माइनस। इसको अगर मैं थोड़ा सा सुधार के लिखूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH-OH, CH2 डबल बॉन्ड CH-OH लिख सकता हूँ। क्या बता सकते हैं आप इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो आप जानते हैं कि एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। इसका नाम यार विनाइल अल्कोहल, याद है आपको? अगर मैं इसे छुपा लूं तो इसको क्या पढ़ते थे, विनाइल। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि विनाइल अल्कोहल इज द इनॉल फॉर्म ऑफ, तो ये विनाइल अल्कोहल किसका इनॉल फॉर्म है, किसका इनॉल फॉर्म है, इसके बारे में बात करें तो
अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसिटल्डिहाइड अगर टार्टोमेराइज करता है तो फाइनली वो विनाइल अल्कोहल देता है। तो यार ऑप्शन में तो एसिटल्डिहाइड दिखा ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी ना कि जो हम लोगों ने देखा वही दिख जाए। एसिटल्डिहाइड का क्या दूसरा नाम देख सकते हैं? एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम अगर देखें तो इसका IUPAC नाम लिखा गया है, क्या? एथेनल लिखा गया। यानी भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल इज द आंसर, सॉरी। ओके, तो अब ये बात तो ठीक है कि क्या हमेशा हम लोग जब इनोलाइजेशन करेंगे तो क्या हमेशा हम इसी प्रोसेस से गुजरेंगे कि भैया H+ निकाल रहे हैं, टार्टोमेराइज कर रहे हैं और फिर प्रोटॉन उस पर डोनेट कर रहे हैं तो हमें इनोलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है? नहीं, अब हम लोग बार बार ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 बार 3 बार करने के बाद कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिसे यार हम लोग ट्रिक बोलते हैं, जुगाड़ बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं उसे, उसी की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो हम अब उसी फाइनली एक ट्रिक पे आने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग सारे इनोलाइजेशन कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म को फिनिश कर देंगे। क्या वो जुगाड़ होगा? कुछ इस तरह से होगा जैसे कि अब हर बात को ध्यान रखना है, कंडीशंस क्या होने हैं और उस कंडीशन के साथ टार्टोमेरिज्म कैसे होल्ड करेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना आपको। सबसे पहली बात भैया कि कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, और वो अल्फा कार्बन सबसे खास बात ऐसी है कि उस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और एक बात और यार, ये अगर आप देखें तो ये क्या होगा, ये सेचुरेटेड होना चाहिए, सेचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि अब यार ये भी अनसेचुरेटेड है तो ये अपना देगा ही नहीं, और अगर देगा भी तो स्टेबल नहीं होगा। तो ये सेचुरेटेड होना चाहिए, मतलब क्या? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, इस H को डायरेक्ट एक ऑक्सीजन पे ले आएंगे और जिस कार्बन का H ऑक्सीजन पे मूव कर रहा है उसी के साथ पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। जरा देखिएगा, क्या वही मिला जो हम लोग अब तक बना रहे थे? मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक H कम से कम होना चाहिए और उस कार्बन को सेचुरेटेड यानी sp3 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। उसके साथ का जो H है वो वहां से उठा के ऑक्सीजन के खोपड़िया पे पटक देना है और उसके साथ जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ लेटा देना है। तो आपको डायरेक्ट ही एक इनॉल मिल जाएगा जो बिना प्रोसेस, बिना मैकेनिज्म के साथ खत्म हो रहा। आप चाहे तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये दिखा। अब इस कार्बोनिल को देखते ही CO नजर आया, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा। अब यार ये दोनों अल्फा एग्जैक्टली सेम है, चाहे इस CH3 को आप देखें चाहे CH3 को देखें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यहाँ से काम करना है, यहाँ से काम करना है, तो कहीं के साथ अब आपको देखना है कि एक H यहाँ से हमें अपने तरीके से सेलेक्ट करना है और उस H को ऑक्सीजन के पास भेज देना है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब और अगर एग्जाम्पल के पास आए तो जैसे ये है, ये है, इसके पास आए, अब फिर से वही ढंग से देखना, आपको कार्बोनिल को फोकस करना है, उसके जस्ट बगल में अल्फा कार्बन को। इधर आए तो कोई कार्बन ही नहीं, तो इधर कोई सोचना ही नहीं, इधर आए तो हमें कार्बन नजर तो आ रहा है, कार्बन तो नजर आ रहा है, तो उसे हम मेंशन कर दिए कि अल्फा कार्बन है। लेकिन क्या वो अल्फा कार्बन हमारे जरूरत का है? क्या वो अल्फा कार्बन हमारे मतलब का है? अरे नहीं भैया, ये मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इनोलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही आता है, और आप इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन यही तरीके से पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इनोलाइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इनोलाइजेशन नहीं शो करता। इसका नाम क्या है?
बेंजल्डिहाइड। तो ध्यान रखेंगे बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इनोलाइजेशन नहीं शो करेगा। आगे बढ़ते हैं।